नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमंत शर्मा। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने किसानों को दिवाली का तोहफा दिया। उन्होंने राजीव गांधी न्याय योजना के हितग्राहियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए ऑनलाइन। वहीं सरकार ने अरहर, मूंग और उड़द की फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। बघेल सरकार ने धान खरीदी के बाद अब समर्थन मूल्य पर अरहर, मूंग और उड़द भी खरीदेगी। सरकार ने मूंग, उड़द और अरहर की एमएसपी भी तय कर दी है। सरकार ने अरहर और उड़द की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,600 रुपए प्रति क्विंटल और मूंग फसल की एमएसपी 7,755 रुपए प्रति क्विंटल तय की है। सीएम ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेता ग्रामीणों, पशुपालकों और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के खातों में राशि ट्रांसफर की। और इसीलिए 1 नवंबर जो किसानों को हम लोग तीसरी किस्त देने का फैसला किया था, उसमें संशोधन करते हुए 17 अक्टूबर यानी कि आज किसानों के खाते में, गौपालकों के खातों में, मजदूरों के खाते में और जो हमारे बैगा, गुनिया, हाटपारिया, मोहरिया, इनके खाते में लगभग 1900 करोड़ राशि आज अंतरण किया गया। आप सबको मैं बधाई देता हूं। इस फैसले के लिए मंत्रिमंडल के साथियों को बधाई देता हूं और अधिकारियों ने तत्परता से कार्रवाई की, इसके लिए भी उन्हें शुभकामना देता हूं। और सभी किसान भाई, मजदूरों को, गौपालकों की भी बहुत। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री निवास में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के पात्र हितग्राहियों को अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण, धान एवं मक्का के उपार्जन, कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण, गन्ना प्रोत्साहन योजना सहित 12 महत्वपूर्ण मुद्दों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। भूपेश कैबिनेट में फैसला लिया गया कि 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की पात्रता के समकक्ष राज्य योजना के राशन कार्डों, सामान्य राशन कार्ड को छोड़कर और अतिरिक्त राशन उसमें दिया जाएगा। साथ ही निःशुल्क रूप से चावल वितरित करने पर सहमति बनी है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 23,99,615 किसानों को 1,745 करोड़ और कृषि मजदूर न्याय योजना 22-23 की राशि में 4,66,880 हितग्राहियों को 115 करोड़ 80,32,000 रुपया और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया है। मंत्रिपरिषद में जो निर्णय लिया गया है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की जो पात्रता है, जो माह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में भारत सरकार की तरह यहाँ पे भी उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। खरीफ वर्ष 22-23 में धान एवं मक्के का उपार्जन किया जाएगा और 1 नवंबर से धान खरीदी की जाएगी और कस्टम मिलिंग की नीति का भी निर्धारण कर दिया गया है। 1 नवंबर से 2022 से 31 जनवरी 2023 तक समर्थन मूल्य में धान खरीदी का काम किया जाएगा और इसी प्रकार मक्का की खरीदी जो है वो 1 नवंबर से लेकर 28 फरवरी 2023 तक की जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाता है और जो पिछले साल जिन्होंने धान की खेती की है उसको छोड़ के यदि वो अन्य फसल लेते हैं तो एक बार के लिए उनको 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाना है, तो वो 10,000 रुपये। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतदान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में कुल 311 में से 300 मतदाताओं ने वोट डाले, जबकि 3 मतदाता गैर हाजिर रहे, जिनमें से एक मतदाता का निधन हो गया है, जबकि 2 लोग बीमारी की वजह से वोट नहीं कर पाए। वहीं 2 एपीआरओ ने भी बाहर वोट किया है। एक मतदाता ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वोट किया, जबकि
KTS तुलसी ने दिल्ली में मतदान किया। वहीं निर्वाचन पदाधिकारी हुसैन दलवाई ने रायपुर में वोट किया। बहुत ही खाली शांति नहीं, बड़ा कोऑपरेशन लोगों का मिला। ऐसा है जो यहाँ डेलीगेट नहीं थे उनके बैठने का, चाय पानी की व्यवस्था भी अलग की गई थी। उन्होंने किसने कंप्लेन वगैरह नहीं की, कहाँ भी एक भी कंप्लेन नहीं आई। ये बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। और वोटिंग इतना होना यानी आसपास 100% के आसपास होना, ये बहुत बड़ी बात है। 2 लोग बीमार होने की वजह से आ नहीं पाए, 4 लोग ही खाली एब्सेंट रहे, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। खबर रायपुर से है, जहां पर PWD मंत्री के बंगले की दीवार गिर गई है। ताम्रध्वज साहू के बंगले की दीवार गिरी है। कुछ घंटों की बारिश में दीवार ढह गई। पिछले साल तैयार की गई थी दीवार। हादसे में बाल बाल बचे सुरक्षाकर्मी। आनन फानन में 3 से दीवार यहां पर बनाई गई। कुछ ही घंटों की बारिश में दीवार गिर गई है PWD मंत्री ताम्रध्वज साहू के बंगले की। पिछले साल तैयार की गई थी दीवार, जो इस साल कुछ ही घंटों की बारिश में गिर गई। छत्तीसगढ़ में जब कई जगह की सड़कें बनने के कुछ समय बाद उधड़ जाती हैं, या फिर जो बंगले बनाए जाते हैं या जो कॉलोनियां बनाई जाती हैं उनकी दीवारें जब गिर जाती है, तब सवाल उठता है कि ठेकेदार ने कैसा काम किया है। लेकिन यहाँ पर हम दिखाते हैं कि खुद PWD मिनिस्टर का ये बंगला है और आप देखेंगे कि उसके पीछे की दीवार है। ये और गंभीर इसलिए हो जाता है कि जरा सी बारिश के बाद ये दीवार ढह गई। गंभीर इसलिए और हो जाता है क्योंकि साल भर पहले ही इस दीवार को बनाया गया था और ये गृह मंत्री का बंगला है, आप देखेंगे उसके पीछे का हिस्सा, ये हिस्सा जो है, हिस्से में ये पूरी दीवार बनाई गई थी। और इस बारिश जो हुई है पिछले कुछ घंटों में, और उससे आप देख सकते हैं कि कैसे धड़धड़ा कर ये पूरी जो दीवार है वो गिर गई है। सोच सकते हैं आप कि जो गृह मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू और खासतौर पे PWD मिनिस्टर भी हैं, अगर उनके घर के बाहर उसके घर को कवर करने के लिए साल भर पहले दीवार बनाई जाती है, वो इस तरीके से बारिश में गिर जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि सवाल उठना लाजमी है कि राजधानी रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनकी क्वालिटी किस तरीके की होगी, और क्या वो ठेकेदार जिसने बनाया है, जो एजेंसी जिसने ये दीवार बनाई थी, उस पर सवाल उठते हैं, उसकी गंभीरता पे सवाल उठते हैं। और पूरे PWD डिपार्टमेंट जो है उन पर भी सवाल उठता है, क्योंकि PWD मिनिस्टर के घर का अगर दीवार बनाई गई होगी तो जाहिर तौर पर बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी भी जो है इस पर ध्यान दे रहे होंगे। जरूर ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी गई होगी दीवार बनाने की, जिसको वो बेहतरीन मानते हैं, और बेहतरीन व्यक्ति का काम किस तरह का है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जो पूरा ढही है दीवार, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई लोग खड़े होते, कोई गाड़ी खड़ी होती तो किस तरह की स्थिति हो सकती थी, किस तरह से जानलेवा स्थिति हो सकती थी। सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो उस तरफ खड़े होते हैं, यानी कि सबकी जान जो है वो खतरे में थी। और जाहिर तौर पर ये बताता है कि ये जो दीवार गिरी हुई है बताता है कि सिस्टम में भ्रष्टाचार की जो बात की जाती है कई बार, उसकी स्थिति किस तरीके की है। PWD मिनिस्टर के घर का बंगले के बाहर की दीवार अगर इस तरह से गिर जाए, और इतनी भी बारिश नहीं हुई है, इतनी सी बारिश में अगर ढह जाए तो कहीं न कहीं एक तरह से कहें कि पूरी व्यवस्था पर भी सवाल उठता है। और ये दीवार नहीं गिरी है बल्कि ये व्यवस्था जो है वो ढही पड़ी हुई है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 रायपुर छत्तीसगढ़। अब बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान की। वो कहते हैं कि पार्टी तय करेगी मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, पार्टी का आदेश सर्वोपरि होगा, रमन सिंह ने कहा। पूर्व मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव में यह बयान दिया था। कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या मेरा उपयोगिता है, वो मुझसे बेहतर जानते हैं। इसलिए मेरा कभी आग्रह आज तक नहीं रहा, न रहेगा। ये निर्णय डॉक्टर रमन कभी नहीं करता कि मुझे क्या करना है। मैं जब पार्षद से लेकर विधायक बना, सांसद बना, केंद्रीय मंत्री बना, मुख्यमंत्री बना, तो ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी जो निर्णय करेगी, जो आदेश होगा करेंगे। हम लोग तो एक छोटे कार्यकर्ता हैं, हम तो पार्टी के आदेश को मानते हैं और जैसा पार्टी का निर्देश होगा उसका क्रियान्वयन होगा 100%।
तो क्या कुछ मायने निकाले जाएं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के इस बयान के, वो हम समझेंगे। सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। डिप्टी एडिटर हमारे साथ अभिषेक शुक्ल जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, जिस तरीके से बीजेपी संगठन में बदलाव हुए, उससे कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनका भविष्य क्या है। निश्चित तौर पर एक बड़ा बयान हम कह सकते हैं डॉक्टर रमन सिंह का। बिल्कुल सुमित, देखिए बहुत ही बड़ा बयान है डॉक्टर रमन सिंह का। पहली बार उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये आला कमान तय करेगा। ये इसके पीछे की जो बातें हैं दरअसल समझनी होगी। अब तक रमन सिंह कहते रहे थे कि वो भी एक छोटा सा चेहरा है, हालांकि पार्टी आला कमान ने इस बात को साफ कर चुका है कि कोई चेहरा नहीं होगा, कमल निशान पर चुनाव लड़ा जाएगा, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह इस बात को गाए बगाए कहते रहते थे, चेहरे के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करते रहते थे। लेकिन पहली बार अपनी विधानसभा में जाकर उन्होंने इस बात को कहा कि अगली बार वो चेहरा होंगे या नहीं होंगे ये आला कमान तय करेगा। ये बड़े संकेत है अपने आप में कि डॉक्टर रमन सिंह जो पार्टी के अंदर फिलहाल बदलाव हो रहे हैं उसे शायद एक्सेप्ट कर चुके हैं, या कोई मैसेज या कोई संकेत उन तक पहुंच चुका है कि अगली बार हो सकता है उनको विधानसभा चुनाव न लड़ाया जाए। तो उनका जो ये बयान है अपने आप में छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत बड़ा बयान है। 15 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद डॉक्टर रमन सिंह अगर ये कहते हैं कि अगली बार वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये तय नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या इसके मायने हैं, क्या इसके संकेत हैं। बीजेपी में जो हाल फिलहाल बदलाव हुए हैं उसको अगर हम नज़र में रखें तो डॉक्टर रमन सिंह का यह बयान साफ संकेत दे रहा है कि अगली बार वो राजनांदगांव से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी डॉक्टर रमन सिंह ये एक तरीके से साफ कर चुके हैं या मान चुके हैं कि अगली बार वो किसी भी तरीके से चुनावी मैदान में फ्रंट पर नहीं होंगे, भले ही कोई और उनकी भूमिका हो। लेकिन चेहरे के तौर पर जो पार्टी ने साफ किया था या गाए बगाए जो चर्चाएं चलती थी कि वो चेहरा हो सकते हैं, उसे एक तरीके से उन्होंने विराम दिया है। और छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत बड़ा बयान है। 15 साल का मुख्यमंत्री अगर ये कहता है कि मैं अगली बार चेहरा होऊंगा या विधानसभा चुनाव भी लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा ये तय नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है सुमित अपने आप में। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक। और जिस तरीके से पार्टी संगठन में बदलाव हुआ अभिषेक, उससे भी ये संकेत मिल गए होंगे और शायद आला कमान से भी शायद डॉक्टर रमन सिंह को संकेत मिले होंगे। शायद यही वजह है कि आपने ठीक बात कही कि 15 साल के सीएम रहे डॉक्टर रमन सिंह ने इतनी बड़ी बात कह दी है आज। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है अपने आप में, वो भी अपने विधानसभा में जाके। अभी 2 महीने हुए सुमित जब बहुत बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ भाजपा में हुआ है। प्रभारी के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो भी तमाम लोग थे उन सबको बदल दिया गया है। पूरी टीम बदल गई है और जिला स्तर पर भी बदलाव की कवायद चल रही है। और इस बात को माना भी जा रहा था कि बीजेपी में बड़े बदलाव की बयार हो रही है और ये बदलाव पूरे निचले स्तर तक जाएंगे। चेहरे को लेकर जो सवाल उठते थे बार बार, डॉक्टर रमन सिंह ने जरूर एक बार हिंट किया था कि छोटा सा चेहरा हूं, लेकिन अब अगर वो अपनी ही विधानसभा में जाकर इस बात को कह रहे हैं कि वो अगला चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये तय नहीं है, वो आला कमान तय करेगा, तो ये बयान के बहुत सारे मायने हैं कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में वर्तमान में बड़े बदलाव हो चुके हैं और आने वाले समय में काफ़ी कुछ और बदलने वाला है। और शायद डॉक्टर रमन सिंह के लिए कोई और भूमिका पार्टी ने तय कर दी है, जो पिछले 15 साल तक छत्तीसगढ़ की कमान संभाले रहे। अब आने वाले समय में डॉक्टर रमन सिंह शायद उन तक ये बात पहुंच गई है कि वो किसी और भूमिका में नजर आ सकते हैं। तो बहुत बड़ा बयान है अपने आप में कि छत्तीसगढ़ का एक बड़ा चेहरा इस बात को कह रहा है कि वो अगला चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा तय है नहीं है, और वो पार्टी आला कमान तय करेगा। बिल्कुल, बीजेपी के वरिष्ठ और एक अच्छे राजनेता होने के चलते ही अब डॉक्टर रमन सिंह ने पार्टी पर ही छोड़ दिया अभिषेक की पार्टी जाने जो वो करे। बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी ने छापे और मारे थे और छापों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने इसको लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ईडी ने भ्रष्ट अधिकारियों के यहां छापे मारे हैं, जिसको लेकर ईडी ने बयान जारी किया था। कांग्रेस नेता इस बयान को भ्रामक बता रहे थे। ईडी ने अपनी कार्रवाई को आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। ईडी ने भ्रष्ट अधिकारियों के यहाँ छापेमारी की, कई किलो सोना, करोड़ों रुपए, कई कैरेट हीरे बरामद हुए और बकायदा ईडी ने इसके लिए बयान जारी किया। पर
2 दिन से कांग्रेसी नेता उन भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए लगातार ये बयान दे रहे थे कि ये ईडी का बयान भ्रामक है, झूठा है, असत्य है, पर आज ईडी ने उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। अब क्या ये कांग्रेसी नेता जो जनता को भ्रमित कर रहे थे माफी मांगेंगे, राजनीति से संन्यास लेंगे? कवर्धा में धान खरीदी प्रभारियों की रैली निकाली गई। धान खरीदी केंद्र प्रभारियों ने रैली निकाली है। 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। सीएम भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। रायगढ़ में शहर में लाखों के अवैध पटाखे जब्त किए हैं। बिना लाइसेंस पटाखे बेचने की कोशिश यहां पर हो रही थी। सिंधी कॉलोनी से बरामद किए गए हैं पटाखे। पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में ले लिया है। शहर के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का मामला। रायपुर के तेलीबांधा स्थित ऑक्टोपस बार में हंगामा हुआ है। 11 लोगों ने नशे की हालत में मारपीट की है। बार बंद होने के समय तोड़फोड़ हुई है। वेटर पर धार हथियार से हमला किया गया। पीड़ित वेटर ने थाने में शिकायत की। आरोपी गोलू सहित 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वहीं कोरबा में किंग कोबरा मिला है और कोरबा के मदनपुर में किंग कोबरा मिला है। 11 फीट से ज्यादा लंबा ये कोबरा है, जिसका रेस्क्यू किया। वन विभाग की टीम ने सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। बात मौसम की। राजनाथ गांव में मौसम का मिजाज बदला। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश ने निश्चित तौर पर किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि किसानों की धान की फसल को नुकसान हो सकता है। रायगढ़ में अक्षय कुमार जिंदल स्कूल पहुंचे और बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बच्चों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। एक बच्चे के कहने पर उनकी फिल्म हेरा फेरी का एक पोज भी बच्चे को मंच पर बुलाकर उन्होंने दिया। आपको बता दें, बीते 2 दिनों से रायगढ़ के जिंदल एयरपोर्ट पर शूटिंग चल रही है। अक्षय कुमार इसी शूटिंग के सिलसिले में यहां हैं। बोलिए सर, हीरा फेरी से क्या चाहिए सर? Something or the other I will be picking up. The day the mind stops learning, the kind of discipline you guys have.